2021 में जो यहाँ का फिगर आया है 21 भर का, माने हत्या में 11.14% की कमी और फिरौती हेतु अपहरण में 11.90% की कमी और दहेज हत्या में 4.4% की कमी आई। जान लेना चाहिए, इवन 20 के भी नीचे बहुत मामलों में गए। 21 में जो यहाँ का फिगर आया है 21 भर का, माने हत्या में 11.14% की कमी, दंगा में 33.10% की कमी और फिरौती हेतु अपहरण में 11.90% की कमी और दहेज हत्या में 4.4% की कमी आई। तो हर प्रकार से जो कुछ भी होता है, और एक बात तो याद रखना चाहिए, जब काम करने का मौका मिला तो पहले क्या क्राइम था और पहले की आबादी क्या थी, आज आबादी कितनी ज्यादा। जब हम लोगों को काम करने का मिला 5 में, तो 1 में क्या था, 8 करोड़ कुछ लाख की आबादी थी, और फिर जब 11 का आ गया तो 10 करोड़ कुछ लाख की आबादी। अभी तो इस बार हुआ नहीं है, अब वो जब भी होगा, लेकिन माना जाता है कि 12 करोड़ से भी ज्यादा की आबादी है। लेकिन इन सब चीज के बावजूद इतनी आबादी बढ़ी। आज जब भी 2005 में क्या था, फिरौती हेतु अपहरण के 251 कांड, और वहां अब कहां चला गया 37 पर। आबादी कितनी बढ़ी है और कांड देखिए कितना घटा। और हत्या शीर्ष में 3423 कांड 2005 में, अब घट करके 2799 कांड। मतलब हर क्षेत्र में आप देख लीजिए कि पूरे हर प्रकार से। और महिला अपराध का जहां तक मामला, अब महिला अपराध में तो बिहार समझ लीजिए कि 30वें स्थान पर है देश में। महिलाओं के साथ जो अपराध होता है, इस बात को जरा समझना चाहिए। हम तो विनम्र आग्रह करेंगे कि भाई अपने राज्य का, ठीक है, सरकार पर तो जो भी बोलना ही चाहिए, वो सब कोई खास बात नहीं, लेकिन अपने बिहार के बारे में इतना महसूस करना चाहिए। कुछ तो गड़बड़ करने वाला लोग रहेगा ही, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर के क्राइम कितना नीचे गया। और महिलाओं के प्रति जो कुछ भी जो घटनाएं घटी हैं, ये जरा जान लीजिए। जो प्रकाशित ही हुआ 2020 में, उसके हिसाब से महिला अपराध में राष्ट्रीय औसत अपराध दर 56.5%, और 2020 में जो केंद्र ने प्रकाशित किया है समूचे देश का और बिहार का, वो 26.3%। आप समझ लीजिए ये कुल मिलाकर के हो गया 30वां स्थान पर। और जब 2005 का सुनना चाहते हैं तो 13वें स्थान पर थे, और अब 30वें स्थान पर पहुंचे। तो एक एक चीज में तो इस तरह की बात है, इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। और बिल्कुल सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल, पहले जितना झंझट होता था अब बहुत कम हो गया। तो इसको मिला करके काफी कमी आई है तो हर प्रकार से। और आप जानते हैं कब्रिस्तान की घेराबंदी का काम हम लोगों ने शुरू करा। पहले कितना कब्रिस्तान का घेराबंदी था, और जब हम लोग जो 2006-07 में हम तय कराए थे, 8000 से थोड़ा ज्यादा था, और उससे काम करना शुरू किया। अब तो 9000 से भी ज्यादा का तय हो गया, और उसके लिए काम तेजी से चल रहा है। हाँ, कहीं कहीं आपस में इतना न झंझट होता है कि उसको करने में समय लगता है, लेकिन हम लोग अपने अधिकारियों को और सबको ही कहते रहते हैं कि भाई तेजी से काम हो। तो अभी आप समझ लीजिए कि जो आप देखना चाहेंगे कब्रिस्तान का, तो उस समय जो तय किया था हम लोगों ने 8064 कब्रिस्तान, अब उसमें से 6673 कब्रिस्तान की घेराबंदी पूर्ण कर ली गई, और 1125 पर निर्माण चल रहा, और बाकी जो कुछ और बढ़ाया भी गया, सबको लेकर के हर प्रकार से काम शुरू करने का निर्देश है, ये भी हो रहा। तो हर तरह से आप देखिए कि अपराध के नियंत्रण में और सब तरह से। और फिर हम लोगों ने इसके लिए पुलिस की संख्या में कितनी वृद्धि कराया, तो पुलिस की संख्या में हम लोगों ने वृद्धि कराया। अब उसके बाद अभी और चल रहा है रिक्रूटमेंट। हमने कहा है कि भाई ये रिक्रूटमेंट बहुत तेजी से करिए, और 1 लाख में 115 का जो हम लोगों ने पहले तय किया था, अब उसको बढ़ा करके 160, 70 जो भी जितना जरूरी हो उतना ज्यादा और पुलिस बल की संख्या को बढ़ाना है। और ये सब काम के लिए भी हम लोगों ने दिशा निर्देश दिया हुआ। तो इस सब तरह से हम लोगों की कोशिश है कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए, लोगों की रक्षा के लिए सारा का सारा काम पूरे तौर पर हो जाए। तो हर तरह से हम लोगों ने, और आप जानते ही हैं कि हम लोग सैप का भी बहाली किए थे। शुरू में तो पुलिस से कम था, तो जो आर्मी वाला था उसी को ला करके हम लोग रखे थे। अभी तो हमने कह दिया कि जो रह गया उसको आगे तक भी जारी रखिए, लेकिन अपनी तरफ से भी नया नियुक्ति जो चल रहा है इसको और तेजी से कराइए। और एक बात और याद रखिएगा
पुलिस में महिलाओं के लिए तो हम लोग 13 में किए कि 35% करें, लेकिन आप समझ लीजिए कि अब करीब करीब 24-25 के करीब पहुंच गया। अब आप सोच लीजिए, लेकिन देश भर का देखिए, आप सोच लीजिए कि पूरे देश में अगर जितना देखिएगा, जितने बड़े बड़े राज्य हैं, कितनी आबादी, कितना बड़ा इलाका, सब चीज के बावजूद देख लीजिएगा तो आप समझ लीजिएगा कि हम लोगों का कितना ज्यादा महिलाओं की संख्या है। यानी 25,000 से ज्यादा पुलिस बल में महिलाएं हैं और इतनी संख्या देश के किसी भी राज्य में पुलिस में नहीं। तो कम से कम इस सब चीज को तो लेकर के अपने राज्य के बारे में सोच करके अपना तो कम से कम भीतर से खुशी प्रकट करना चाहिए। बाहर बोलिए या मत बोलिए, लेकिन लोगों के बीच में जरूर बोलिए, ताकि महिलाओं में और ज्यादा उत्साह आवे, पुरुष और स्त्री में तो एकता रहे। कुछ तो गड़बड़ करने वाला लोग रहता है, लेकिन उससे एक माहौल बनेगा। तो इन सब बातों की चीज को करिएगा तो सब चीज करिएगा। और आप समझ लीजिए, हर थाना में हमने कहा कि तो रहेगी पुलिस वाली लड़की महिलाएं, लेकिन इसके साथ साथ हमने कह दिया कि हर थाना में निश्चित रूप से कम एक महिला पुलिस पदाधिकारी को जरूर रखना। तो वो भी काम चल रहा है। तो हर प्रकार से पूरे तौर पर लोगों के ट्रेनिंग का भी काम, बिहार झारखंड अलग हो गया तो एक ही जगह बचा हुआ था नाथनगर, अब उसको फिर तो हम लोग जितना भी था आपका बीएमपी उसमें हम लोगों ने कराया। राजगीर में हम लोगों ने कितना बड़ा सेंटर शुरू कराया। हर प्रकार से काम करते हुए ये सब चीज के लिए हम लोग कर रहे हैं। और एक बात और बता दें, जो हम लोगों का स्पेशल ब्रांच है, विशेष शाखा, तो विशेष शाखा के लिए भी हम लोगों ने तय किया। पहले तो जो अधिक पुलिस वाला है वही जाता था। हमने शुरू से कहा कि नहीं साहब, विशेष शाखा में अपनी बहाली होनी चाहिए। विशेष शाखा काम, स्पेशल ब्रांच का काम कुछ खास है। अब इसमें हम लोगों को 50% अपना रिजर्व रखना चाहिए, उसको डायरेक्ट बहाली करना चाहिए अलग से, और 50% जो पुलिस के दूसरे जगहों पर काम करते हैं उसमें मौका देना चाहिए, ताकि उसको अनुभव हो। जो विशेष शाखा का, स्पेशल ब्रांच का, कहां पर क्या गड़बड़ी है, किधर क्या भावना करके कहां पर कौन सा गड़बड़ कोई पैदा करना चाहता, तो एक एक चीज को जो देखना और जानकारी प्राप्त करना, तो इसके लिए हम लोग कर रहे हैं। अब तो सोच लीजिए कि हम लोग जो विशेष शाखा उसमें भी सब कर रहे हैं। तो हर तरह से हर तरह के काम में हम लोगों ने पूरा किया है। और आप तो जानते ही हैं कि स्पीडी ट्रायल के लिए भी तो हम लोग पूरे तौर पर कर ही रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, जो केंद्र में सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर, लेकिन हम लोग तो 2007 में भी कानून बनाए कि हर पुलिस बल में 2 तरह के लोग, एक तो जो अनुसंधान का काम करेगा केसों का, और दूसरा कानून और व्यवस्था को देखेगा, विधि व्यवस्था को देखेगा। तो उसमें 2 हिस्सा, समय लगा, हमने पीछे पड़ के कराया है। अब कम से कम 2 हिस्से में हर थाना में हो गया। अब उसमें काम है कि कम से कम कोई कांड हुआ तो उसको देखने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, ताकि वो काम तेजी से पूरा करे। ऐसा नहीं हो कि वो काम दूसरे में लगा हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर में लगा हुआ। अब 2 हिस्सा करके लॉ एंड ऑर्डर वाला काम इधर देखेगा और वो आदमी इसी को देखेगा। अब इस तरह से भी हम लोग एक एक तरह से इन सब चीजों को करवा रहे हैं। इसका फायदा लोगों को होगा। और तो पूरे तौर पर जो स्पीडी ट्रायल के लिए भी जो काम जो कुछ भी कर रहा है। और एक बात, अभी अनुसूचित जाति जनजाति जो सतर्कता अनुश्रवण समिति की बैठक हुई थी, उसी में बात हम लोगों ने किया कि भाई कोई केस होता है तो 60 दिन के अंदर पूरा इसका इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करके इसका रिपोर्ट कोर्ट में पहुंच जाना चाहिए, केस दर्ज होना चाहिए। तो ये भी हमने कहा। लेकिन अब हम सबको कहें, पूरे पुलिस बल को कहा कि भाई देर नहीं लगना चाहिए। जब हम लोगों ने अनुसंधान के लिए अलग टीम बना दिया, तो ये काम, कहीं कोई कांड होता है तो जल्दी से जल्दी इसका पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ताकि ससमय आप कोर्ट में प्रस्तुत करिए और ताकि ट्रायल भी हो सके तेजी से। तो ये सब भी काम हम लोग पूरे तौर पर करवा रहे हैं। तो हर तरह से इन सब चीजों की चर्चा। और आप जानते ही कि हम लोगों के यहाँ तो स्वान दस्ता जो है, यानी डॉग स्क्वाड, उसकी संख्या कितना बढ़वाया हम लोग। डॉग स्क्वाड बढ़ा करके अब उसको कर दिया है, हर पुलिस रेंज पर इसकी व्यवस्था कर दी है। इसका बहुत फायदा होता है। ये जो कुत्ता के माध्यम से डॉग स्क्वाड है, उससे पता चलता है कोई आदमी क्राइम करके किधर भाग गया है, तो उसके माध्यम से बहुत सुविधा होती है। तो इसके लिए हम लोगों ने शुरू से ही इसको बढ़वाया है। तो ये भी काम हम लोग कर रहे हैं। तो आप लोगों की जानकारी के लिए
कुछ बातों को हल्का फुल्का बता देना जरूरी है। और भूमि विवाद के निराकरण के लिए भी हम लोग पूरा का पूरा काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा क्या होता है, सबसे ज्यादा जो हत्याएं होती है तो उसका जो आकलन किया 60% हत्याएं भूमि विवाद के, इसी के चलते, संपत्ति विवाद इसी के झगड़ा में होता है। तो उसके चलते ही हम लोगों ने सारा काम किया है कि भाई एक तो पहले हम कानून बनाए थे 2009 में ही, जो बिहार लैंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एक्ट 2009 में, और उसी में हम लोगों ने कर दिया था कि जो कुछ भी जो DCLR है वो अनुमंडल में भूमि सुधार उप समाहर्ता वो अपना देखता था। लेकिन बीच में ये काम चल रहा था, कोई हाईकोर्ट में चला गया और 2018 में हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट ने कुछ फैसला, ये जो कानून हम लोगों ने बनाया हुआ था इसको कर दिया, रोक दिया। तो फिर राज्य सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में कहा कि नहीं, राज्य सरकार का ये ठीक। अब फिर 2019 के बाद से ये काम को शुरू करवाया गया। तो इस तरह से एक एक चीज को लेकर के ताकि इस काम को ठीक ढंग से किया जाए। अब उसमें जो आप समझ लीजिए कि अब भूमि विवाद निराकरण विधेयक भी फिर से जो बीच में बंद हो गया, फिर से उस पर काम शुरू हो गया ताकि लोगों के झगड़े का जल्दी से जल्दी उपाय निकल सके। वो तो खैर कहीं केस है तब की बात है, लेकिन जो केस नहीं और आपस में विवाद होता है, तो इसके लिए हम लोगों ने तो तय किया है कि भाई हर थाना स्तर पर थानाध्यक्ष और अंचलाधिकारी की बैठक में हर शनिवार को करिए। और फिर कह दिया कि भाई अनुमंडल स्तर पर BDO, अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, ये लोग हर 15 दिन में एक बार, एक महीने में 2 बार, और DM और SP इनके लेवल पर हर महीने में एक बार हो, ताकि इस तरह का आपसी कोई अगर विवाद होता है तो उस विवाद के बारे में लोगों के बीच में ये सब होगा तो जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन होगा। और बाकी मामलों में बता दिया कि फिर से वो हमारा जो भूमि विवाद निराकरण विधेयक वो भी हो गया। तो इस सब तरह का काम हो रहा। और आप तो जानते ही है कि सर्वे सेटलमेंट का भी काम कितना तेजी से चल रहा। तो आप समझ लीजिए कि 6325 राजस्व कर्मियों का चयन हुआ, जिन्हें जमीन के भौतिक सत्यापन अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण दिया गया। तो हम लोग जो सर्वे सेटलमेंट जल्दी करना चाहते हैं आपस में जो लैंड डिस्प्यूट, क्योंकि 60% क्राइम, मर्डर उसके चलते हो रहा है, तो उसी को ध्यान में रख करके हम लोग ये सब काम कर रहे हैं। नया फ्रेश सर्वे सेटलमेंट होगा, जमीन किसकी है ये पूरा का पूरा पता चलेगा। और उसके बाद तो हम लोग उसके बाद कंसोलिडेशन का भी काम करेंगे, चकबंदी का भी काम। तो चकबंदी भी 4 महीना, जब पूरा हो जाएगा सर्वे सेटलमेंट, उसके 4 साल में फिर वो होगा कि मान लीजिए अलग अलग जगह जगह बंटा हुआ है, तो अगर मिल करके आपसी राय से एक ही जगह सबका जमीन आ जाएगा तो वो भी काम होगा, कंसोलिडेशन का काम भी होगा। तो ये सब भी काम हम लोग कानून बनाए हुए और इसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं ताकि भूमि विवाद के निपटारों का समाधान हो सके और कम से कम इस विवाद को लेकर के झगड़ा चले। और आप तो जानते हैं प्रशासनिक सुधार के लिए भी तो काम कर ही रहे। लोक सेवा अधिकार अधिनियम बनाए 2011 में। अब उसके बाद जितना काम हो रहा, आप सोच लीजिए कि जाति, आय, आवास, ये सब मामले के लिए कितने लोगों को कहां कहां जाना पड़ता था, अब वो कितनी आसानी से सब लोगों को तत्काल मिलता है। तो इस तरह से जब पूरा का पूरा काम किया गया, अब तक 15 अगस्त 11 से लागू किया गया इस अधिनियम में, अब तक 29 करोड़ 17 लाख से अधिक सेवाएं प्रदान की जा चुकी। ये सब काम हो रहा। फिर लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, यानी जो 2016 से हमने शुरू किया, आप समझ लीजिए 10,82,000 से अधिक आवेदनों का समय सीमा के अंदर निष्पादन कर लोगों की शिकायतों का निराकरण हुआ हर तरह से। अब तो हम खुद मिल रहे हैं, अब जनता के दरबार में तो अब हम खुद हाजिर हो रहे हैं, फिर से शुरू कर दिए, बीच में बंद कर दिया था। लेकिन इसका लाभ लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान का तो कितना ज्यादा लोगों का मांग था, तो हम शुरू कर दिए। अभी कोरोना के चलते, नहीं तो पहले तो एकदम जिस दिन आना चाहे आइए तय रहता था इस विभाग का। लेकिन अभी तो खैर एक रखना पड़ता है, उनका एप्लीकेशन पहले और उतना ले करके फिर उसका टेस्ट होता है और उसी हिसाब से उसको लाया जाता है और जिला प्रशासन उसको ला करके पहुंचाता है सोमवार को हर 3। अभी तो हाउस चल रहा है, अभी इस महीने तो नहीं, लेकिन बाकी समय पर यह भी हम लोगों ने शुरू करा दिया जुलाई महीने से। तो है
पदाधिकारी के खिलाफ में उसको शिकायत करना है और उसी को लाद लूट करके लाना है खाना पिलाते हुए सर। तो इसलिए जैसे पहले सिस्टम था वो तो आप मिल करके सर पूरा का पूरा, इसमें अगर कोई आपको लग रहा है कि जितना हो रहा है इसमें कोई विशेष आपको लगे तो मिल करके बताइए, हम अधिकारियों को भी बैठा देंगे और बैठ करके कि अगर जितनी बात तो हमको समझ में जितना हम करते रहते हैं, लेकिन उसके अलावे और कुछ करना चाहिए उसमें अतिरिक्त, तो अगर सलाह दीजिएगा तो उस पर जरूर हम लोग गौर करेंगे, उसके लिए चिंता मत करिए। और 7 निश्चय जो किया, अभी तो हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट में ही सब बात को रख दिया, उसकी चर्चा करने के आप लोग तो सब जान ही रहे। हर घर तक बिजली पहुंचा दिया, हर घर तक नल का जल, हर घर तक पक्की गली नाली का निर्माण। ये कौन काम जो है नहीं किया। शौचालय जो कुछ भी थोड़ा बहुत बचा हुआ वो भी काम चल रहा है। अब उसके बाद कह दिया कि उसका मेंटेनेंस होगा। अब 7 निश्चय 2 में हम लोगों ने तय कर दिया कि जो भी हम लोग बना रहे हैं उसको ठीक ढंग से मेंटेनेंस किया जाएगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा, ताकि सब लोगों को ये सब चीज ससमय मिल जाए। और महिलाओं के लिए जो हम लोगों ने आरक्षण दिया, अब कितना सब कुछ आप देख रहे हैं। खाली पुलिस में तो 13 में कर दिए थे, उसका 16 से हमने महिलाओं को 35% का आरक्षण दिया, तो कितनी संख्या में सब महिलाओं को सब कुछ हुआ है। तो वो सब काम तो हुआ ही है। और आप समझ लीजिए कि कितना लाभ लोगों को मिल रहा है हर प्रकार से लोगों के बीच में 7 निश्चय के अंतर्गत। और 7 निश्चय 2 के अंतर्गत जो और आगे काम है वो आपको हम बता देना चाहते हैं कि इन्होंने तो उप मुख्यमंत्री ने पूरी बात को रख दिया है। एक बात जान लीजिए, अब हर गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट की बात, और उस पर बहुत तेजी से काम हो रहा है। और ये हम लोगों के मन में है कि उसका टेंडर वगैरह सब हो रहा है, उसका सर्वे कर लिया गया। अब आप सोचिए कि गांव गांव में अब रात में भी रोशनी रहेगी, सोलर स्ट्रीट लाइट लग जाएगा। और हम लोगों को पूरा उम्मीद है कि हम लोग अप्रैल से ऐसा है कि टेंडर वगैरह फाइनलाइज करके उस पर तेजी से काम शुरू करा दिया जाएगा। तो एक एक काम जो 7 निश्चय 2 का सबके लिए प्रावधान किया गया वो सब किया जा रहा है। और हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए सारा सर्वे 6 विभाग को इसमें लगाया गया। आप समझ लीजिए, जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि विभाग, ऊर्जा विभाग, पंचायत राज विभाग। अब इस संयुक्त तकनीकी करके सारा काम हुआ। और इस दौरान कुल 74,134 ग्राम टोलों में आप समझिए कि किसानों की राय ली गई और क्या कैसे सुविधा दी जाएगी ताकि हर खेत तक सिंचाई का पानी हम लोग पहुंचाए। तो एक एक काम के लिए हम लोग लगे हुए हैं। और आप समझ लीजिए कि हम लोग एक एक चीज के लिए प्रतिबद्धता है और पूरे तौर पर ये करेंगे। और बिल्कुल जो हमने बता दिया कि हम मेंटेनेंस का काम तो इसका आपको बता दिए, उसी तरह से समझ लीजिए कि जो भी आधारभूत संरचना, रोड हो, पुल हो, पुलिया हो, कोई सरकार बिल्डिंग बनाती है, उन सब का देखना, उसका मेंटेनेंस करना। पहले तो टेंडर करके होता, हमने कहा कि भाई टेंडर से होता है वो तो एक अलग करते हैं, ये ठीक नहीं है। ये डिपार्टमेंट को किया, सब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इनमें ही और अधिकारियों की और को नियुक्ति करनी है, नियुक्ति करिए। और पूरा का पूरा काम, मेंटेनेंस का काम ये सरकार का डिपार्टमेंट देखे ताकि कहीं से भी इधर उधर में कमी नहीं आए, चाहे सड़क हो, पुल पुलिया हो या फिर भवनों का। तो एक एक चीज हम लोग कर रहे हैं और उसके लिए भी पूरे पूरे तौर पर हम लोगों ने सारा काम किया है। तो हर चीज के लिए तो हम लोगों की तरफ से जो भी प्रयास हो सकता है सब कुछ किया जा रहा है। और स्वास्थ्य के लिए तो जो काम है जो हम लोग 7 निश्चय 2 में किया, आप सोचिए टेली मेडिसिन की बात जो कहा। अब आप सोच लीजिए कि पिछले ही साल से हम लोगों ने शुरू कर दिया, 242 चिकित्सा संस्थानों को नोडल के रूप में चिन्हित करके 2579 स्वास्थ्य उपकेंद्रों में टेली मेडिसिन की सुविधा उपलब्ध करा दी गई। अब आप सोच लीजिए कि गरीब तबका का आदमी रहेगा और आप समझिए कि स्वास्थ्य उपकेंद्र में ही वो जाएगा और टेली मेडिसिन की सुविधा है। दूसरे जो बड़े अस्पताल है वहां पर डॉक्टर्स हैं, उसकी समस्या को सुन लेंगे, सलाह देंगे। आप सोच लीजिए हर किसी को अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सब सुविधा के लिए भी हम लोगों ने कर दिया। अब टेली मेडिसिन का भी काम इसको शुरू कर दिया गया। और उसके बाद तो हम लोग क्या किए थे, कोई बच्चा बच्ची पैदा होता है उसके हृदय में छेद रहता है,
अब उसको कितनी समस्या थी, सब बर्बाद। तो हम लोगों ने 7 में से 2 में कहा कि उसका उपाय करेंगे, और हम लोगों ने इसके लिए जो अहमदाबाद का है सत्य साई अस्पताल, उसके साथ एग्रीमेंट किया, और वहां पर अब लोग जाता है, यहां से भेजा जाता है सरकार की तरफ से, वो मुफ्त में इलाज करता है और इलाज करके भेजता है। आपको बताएं, आज तक जो हमको मिला था कि 26 जनवरी 2022 तक 220 बच्चे ठीक हो गए वहां जाके, 25/2/2022 तक 262 बच्चे ठीक हो गए। अब उसके बाद आज हमने एक अखबार में देखा कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी का बयान है कि 266 हो गया। हमको और खुशी हुई कि अरे चलिए, हमको तो 25/2 वाला फिगर मालूम था, अब हो गया 266। तो आज हम फिर पता किए कि और कुछ बढ़ा है, तो आज सुबह ही हमको मालूम हुआ कि अब 267 हो गया। ठीक, तो एक एक तरह से तो एक एक काम कर रहे हैं हम लोग, और हर प्रकार से आप तो जान ही रहे हैं, मेडिकल कॉलेज सब कुछ कर रहे हैं हम लोग। अब तो जो इंजीनियरिंग कॉलेज सब बन गया कानून, तो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी आपका समझ गए, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रिखेल विश्वविद्यालय, उसका तो और काम चल रहा है। तो इस सब जगह हम लोगों ने तय कर दिया कि लड़कियों के लिए 1/3, 1/3 कम से कम उसका आरक्षण पढ़ने के लिए होगा। तो ये सब काम हम लोग करवा रहे हैं, तो किसी भी चीज को तो हम लोग छोड़ नहीं रहे हैं। तो इस सब कहते हुए, और फिर आप जान रहे हैं कि जो काम हुआ है जल जीवन हरियाली अभियान, जो न सब एक तरह मीटिंग हुई, सब पार्टी के लोग बैठे 19 में, जब ये विधानसभा के अध्यक्ष थे, आप तो थे ही, तो सब लोग बैठ करके और जो एकजुट होकर के कई घंटा मीटिंग की, 8 घंटा के करीब, और सब कुछ हुआ। तब हम लोगों ने कहा इसका नामकरण जल जीवन हरियाली अभियान होना चाहिए। और उसके बाद जो समूचा काम शुरू किया गया, उसी में हम लोगों ने क्या रखा, तो बाकी सब काम तो हो ही रहा, लेकिन हम लोगों ने कहा कि गंगा जल पहुंचाएंगे कहां, गया बोध गया, वहां पानी का समस्या रहता है, राजगीर वहां पानी का समस्या, नवादा। अब इसके लिए जो काम इतना तेजी से काम हो रहा है, आप समझिए 4174 करोड़ रुपए की लागत से यह काम शुरू हुआ, और इसका एक हिस्सा आप जो काम तो पूरा हो रहा, जून 2022 से ही घर घर पहुंचाने का सिलसिला कुछ इलाकों से हम लोग शुरू करवाने की स्थिति में आ जाएंगे, ऐसा उम्मीद है। ये सब हो रहा। मोकामा में जो है हथिदा, वहां पर से ही गंगा जल ले जा करके और अलग अलग जगहों पर रख करके शुद्ध करके एक एक घर तक पहुंचाना, और वो सब की योजना, और उस पर कैसा काम चल रहा है। कभी तो हम कहेंगे कि एक आध बार लोगों को अगर मन हो तो यहां से कम दिखवा दीजिए कि किस तरह से गंगा जल कहां जा रहा है और कहां ले जा रहे हैं, कौन कौन सा काम है। क्योंकि सबकी राय थी, ये जो तय किया आपका जल जीवन हरियाली अभियान में, तो उसमें तो हम लोगों ने इस सब काम के, तो आपकी जानकारी के लिए हम बता देना चाहते हैं कि ये सब बहुत सारा काम किया जा रहा है। अब समझिए कि इसका जो है योजना का हमको आज बताया है डिपार्टमेंट ने कि योजना की भौतिक प्रगति 80%। अब इतना तेजी से, तब जो हम कह रहे हैं कि जून तक होगा, तब उम्मीद है कि जून से ही ये काम कई जगहों पर शुरू हो जाएगा। तो ये सब चल रहा है। और उसके अलावे एक बात और बता देना चाहते हैं, और वो है गया में जो फल्गु नदी है और विष्णुपद मंदिर है, उसके बगल में कितने लोग जाते हैं, खाली बिहार के जाते हैं, देश भर के, और जो बिहारी लोग, देश के लोग जो दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में रहते हैं, वो सब आते हैं, और उस सब के लिए तो वहां पर पानी ही नहीं रहता, तब दिक्कत हुई। तो एक काम हम लोगों ने वहां पर किया है कि रबर डैम योजना, यानी वहां पर सब दिन 12 महीना, सिर्फ बरसात में नहीं, सब दिन 12 महीना वहां पर पानी रहे। इसके लिए 266 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से यह काम शुरू हो गया है कि कम से कम विष्णुपद मंदिर के सामने 500 मीटर की लंबाई में वर्ष भर कम से कम 2 फीट गहरा पानी उपलब्ध रहेगा। तो आप समझ लीजिए कि हर प्रकार से जो भी संभव है विशेष काम किया जा रहा। हम तो यहां पर इसलिए इसकी चर्चा कर दिए। और बिजली के क्षेत्र में जो योजना बनाई गई है, आप सबको मालूम है कि पूरे तौर पर जो सब कुछ किया गया है कि प्रीपेड मीटर की भी बात, अब हर घर बिजली तो पहुंचा दिया, अब प्रीपेड मीटर, बिहार पहला राज्य है जहां प्रीपेड मीटर का कंसेप्ट है, अब देश भर ने अडॉप्ट किया।
अब प्रीपेड मीटर का काम 5,23,000 प्रीपेड मीटर हो गया। अभी आप सोच लिए 24-25 तक प्रीपेड मीटर सब घर तक हम लोग पहुंचाएंगे। ये बात, इसके लिए पूरे तौर पर ये काम किया जा रहा है। और अब बिजली की खपत कितनी होगी? 2005 में 700 मेगावाट था, अब बढ़ करके अभी 6,660 मेगावाट की आपूर्ति हो रही। और जो डेडिकेटेड कृषि फीडर का निर्माण किया गया, वो भारत सरकार की योजना दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत वहां से शुरू हुआ। 1,91,000 इच्छुक किसानों को विद्युत कनेक्शन दिया गया। अब उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि नहीं भाई, और लोगों की इच्छा है, हम लोग राज्य सरकार की तरफ से भी इस काम को करें। तो 1,319 करोड़ रुपए का काम योजना बनाई गई, स्वीकृत किया गया और अब तक 2,61,000 से अधिक इच्छुक किसानों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया गया। तो हर प्रकार से हर क्षेत्र में तो जो काम हो रहा है वो आप तो जान ही रहे हैं। और फिर तो आप जानते हैं, हम लोग जो कृषि के क्षेत्र में कृषि रोड मैप बना करके जो काम कर, उसको तो 1 साल के लिए और हम लोग बढ़ा ही रहे हैं। लेकिन जरा जान लीजिए कि गेहूं और धान का उत्पादन पूरे देश में, फिर बता रहे हैं, 12वें नंबर पर है क्षेत्रफल के हिसाब से। और आप समझ लीजिए कि गेहूं और धान का उत्पादन राष्ट्रीय स्तर पर 6ठे स्थान पर हम पहुंच गए। मकई का उत्पादन पूरे देश में 3रे नंबर पर पहुंच गए हैं। सब्जी का उत्पादन 3रे नंबर, सोच लीजिए, अब सब्जी 3रे नंबर पर पहुंच गए। एरिया कितना है? 12वें नंबर पर है देश का, और तब हम लोग यहां पहुंच गए। और उसके अलावे फल उत्पादन 6ठे स्थान पर पहुंच गया। और उसके अलावे तो हम लोग जो काम करवा ही रहे हैं, तो आप समझ ही रहे हैं कि आप अंडे का उत्पादन तो 3 गुना हो गया। अब सोच लीजिए कि मछली का उत्पादन 2.5 गुना हो गया। पहले बाहर का मछली लोग खाते थे, अब उसकी बाहर की जरूरत नहीं है, अब यहां हो गया। तो आप सोच लीजिए कृषि के क्षेत्र में एक एक काम जो हम लोगों ने कृषि रोड मैप बना करके काम किया है, अभी का डेवलपमेंट है, आपको कुछ बता देना जरूरी है। और जो चाहिएगा तो सब तो कागज प्रकाशित होकर के मिल ही जाता है, उसको देखने का मौका कब मिलता है? कभी नहीं मिलता है। इसलिए कुछ बात संक्षेप में बता देना कि कितना ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है कृषि रोड मैप का। अभी तो हम बढ़ा दिए 1 साल और, बीच में कोरोना फोरोना का था, हम ना अभी 1 साल और बढ़ाएंगे और देखेंगे कि कितना हम लोग चाहे वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ। तो अब आप सोच लीजिए कि कितना ज्यादा उत्पादन हर तरह से। और गन्ना से चीनी की रिकवरी 2005 में था 9.49%, और अब गन्ना से चीनी की रिकवरी हो गई 10.72%। तो हर प्रकार से हर क्षेत्र में कुछ न कुछ विशेष तौर पर काम किया जा रहा है। और जान रहे ना कि हम लोग जो है प्रोक्योरमेंट कितना कर रहे हैं, अधिप्राप्ति कितना कर रहे हैं। अब इस बार जो लक्ष्य रखे हम लोग 45 लाख मीट्रिक टन का, अब सोच लीजिए कि उसका तारीख जो हम लोग रखे हुए थे उसी तारीख को ही कर दिया, और 44,91,000 मीट्रिक टन धान का हो गया रिकवरी। अब तो, और इसके पिछले साल तो हुआ था 35.59 लाख मीट्रिक टन, 19-20 में हुआ था 20.01 मीट्रिक टन। लेकिन आप जरा देख लीजिए कि 2000-2001 में मात्र 12,222 मीट्रिक टन, 2004-05 में 72,000 मीट्रिक टन, और उसके बाद हम लोगों ने जो काम करवाना शुरू किया, अब उसके चलते बढ़ते बढ़ते कहां पहुंचा दिया। अब किसान को कोई दिक्कत होने वाली है? उनका तो सीधे हम प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं। नहीं, वो आप बैठिए, आप प्रोक्योरमेंट वाले को नहीं समझ रहे ठीक से। नहीं, गलत है। आप एक जगह का फिगर दीजिए, अगर उन लोगों को हम सजा नहीं दिलवाएंगे तो फिर कहिएगा, वो गलत बात है। वो अगर कोई कर रहा, अब इसमें आपको भी देखना जरूरी है। हमने जिसको दिया है जिम्मेवारी, अगर वो गड़बड़ कर रहा है तो आप बताइए। अब वो जो गड़बड़ कर रहा है, देखिए लिख करके दीजिए, देखिए देख करके नहीं भाई, आप कौन चीज बोलिएगा, आपका तो कुछ काम था नहीं पहले। अब कितना ज्यादा प्रोक्योरमेंट हो रहा है अभी सब जरा सोच लीजिए। आप जान लीजिए, आपको हम बता देते हैं, कभी आपको फुर्सत होगा तो सेशन के बाद अप्रैल महीना में आइएगा, आपको हम दिखवा देंगे। कोई चीज नहीं हुआ, हर 15 दिन पर हम इसकी समीक्षा करवाते रहे हैं और एक एक चीज देखते रहे हैं कि कोई गड़बड़ इधर से उधर नहीं करे। सब चाहता था, ये जान लीजिए, कि इसको बढ़ा दिया जाए, रे किसान का ना लिया जाएगा। और दूसरी बात है कि उसको अब डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसा देना है, अब कहीं बीच में नहीं देना है। अगर उसके अकाउंट में पैसा जाने में
अगर किसी ने दिक्कत किया है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हम लोग करवाएंगे, आपको हम इतना एश्योर करते हैं। लेकिन वो चीज दीजिए, ये सरकार का काम। आज जो गड़बड़ कर रहा है जरा इनको ठीक से समझा दीजिएगा कि ये सबको जो देखने वाले हैं तो इसको पूरे तौर पर हर तरह से बैठा जाए। अरे भाई, आपका संबंध सुनिए, आपका संबंध पैक्स से भी है, पैक्स ही आपको जिता के पहुंचाए हुए। सुनील बाबू, आप पहले सुनिए, 1 मिनट बैठिएगा तब ना। सुनील बाबू, आपका वजवा कौन चीज सुनाई पड़ रहा है? सदन नेता बोल अरे बढ़ जाइए ना। पैक्स को इज्जत किसने दिया? इस सरकार ने दिया पैक्स को इज्जत। अब पैक्स आपको, अब तो आ गए राजनीति में आप, वो एक अलग बात है, लेकिन पैक्स आपको जो इतना। बैठिए माननीय सदन नेता बोल रहे हैं, आप पैरेलल बोलिएगा, पैरेलल नहीं बोलिएगा, बैठिए। चलिए वो ठीक है, बैठिए, आप बोल चुके हैं, बैठिए ना। अब पैक्स को जितना अधिकार दिया गया है, अब पैक्स अब जितना काम अब कर रहा है, लेकिन अगर कोई गड़बड़ करता है तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये बात हम बता देना चाहते हैं। बैठिए। और एक चीज और जान लीजिए कि जब प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, अब उसके बाद हम लोग उसना चावल के बारे में ही बोलिएगा, उसना चावल के बारे में ही हम लोग काम कर रहे हैं। 1/3 हो गया, लेकिन हर बार कर रहे हैं। और आप समझ लीजिए कि अगर यही डिस्ट्रीब्यूशन होता, उसना चावल ही मिलता है, वही लोग खाएंगे। 4 जिला को छोड़ करके पूरे बिहार में सिर्फ 4 जिले में ही अरवा चावल भी खाते हैं। यानी आप समझिए कैमूर, रोहतास, बक्सर और आरा में, भोजपुर में, मतलब इतने ही जगहों पर आप समझिए कि लोग ये खाते हैं अरवा चावल। लेकिन बाकी सभी जगहों पर मैक्सिमम आदमी उसना चावल ही खाता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सब वो खरीद हो और उसको उसना चावल के रूप में करके ही वो पहुंचाया जाए। तो ये भी काम आप समझ लीजिए, एक तिहाई हो गया है। इस बात को पूरे तौर पर कर दिया। पार्लर मत बोलिएगा, पार्लर सदन नेता बोल रहे हैं। एथेनॉल का नहीं, आपका जो भी यहाँ पर बयान होगा संबद्ध विभाग की तरफ से दे दिया जाएगा। लेकिन आप जो बोलते रहते हैं, आप एक बात सुन लीजिए, हम चाहते नहीं हैं, सारी बातों को चाहते नहीं हैं आपके बारे में अंदरूनी बात कहना। हम लोग एक दूसरे के बारे में अंदरूनी बात भी जानते हैं। अभी कोई अच्छी बात काहे बोलेंगे, ये बोलेंगे हम। लेकिन हम आपको कह रहे हैं कि अगर कोई गड़बड़ करता है तो आप भी जरा देखिए। और कोई बार कह रहे हैं, तीसरी बार कह रहे हैं, अगर कोई गड़बड़ करता है उसकी रिपोर्ट करिए ताकि उस पर कानूनी कार्रवाई हो जाए। इसलिए आप लोग भी समझा दीजिए ना। आप लोग अगर नहीं समझाइएगा तो ये कुछ होगा क्या? अरे आ गए आप विधान परिषद में, आप पार्टी विधान परिषद में पहुंचा दिया, वो अलग बात है। लेकिन आपका असली काम तो दूसरा है। चलिए, अब एथेनॉल का उत्पादन, बैठिए एथेनॉल का उत्पादन, ठीक है, बैठिए। आप बोल चुके हैं। अरे इतना हम बोल रहे हैं, इतना साफ बोल रहे हैं कि आपके पास अगर कोई ऐसी जानकारी है दीजिए, उस पर जरूर जांच करके एक्शन लिया जाएगा। ये सुन रहा है मेरी बात? आप दीजिए माननीय मुख्यमंत्री, बैठाइए, ये सुन रहे हैं मेरी बात? ये बार कह रहे हैं कि अगर किसी ने गड़बड़ी की है उस पर जरूर एक्शन लेंगे और उसके बारे में आप बताइए। तब सुन ही नहीं रहे हैं ये। इतना ज्यादा कर रहे हैं। आज तक कभी प्रोक्योरमेंट हुआ है जी? अब कहीं बाहर से आने की जरूरत नहीं है। और आप समझ लीजिए, अब गेहूं वाला हो रहा है, क्या हो रहा है? अब गेहूं वाला भी पिछली बार इतना कर दिया हम लोगों ने, अब उसको भी बढ़ा करके पिछली बार किया था, रबी का किए थे हम लोग 4,56,000 टन मेट्रिक टन गेहूं में। अब उसके बाद उसको भी इस बार हमने कह दिया कि भाई कम से कम 15-20 लाख मेट्रिक टन पर इसको पहुंचाइए। तो ये भी काम हम लोग कर रहे हैं, हर तरह से प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट करने के लिए जो ये आपका ये समूचा जो पैक्स वगैरह है, अब व्यापार मंडल है, इस सब को जो काम करने का मौका मिला है,
तो आप उसके नेता है तो ठीक से समझा के रखिए। कोई इधर से उधर अगर कोई करता है तो करिए, लेकिन कोई भी आदमी गड़बड़ करेगा, कोई भी आदमी गड़बड़ करेगा, अगर उसकी सूचना मिलेगी उसकी पूरी जांच करवा करके उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसलिए ये तो कभी हो ही नहीं सकता। और हम लोगों ने डायरेक्ट कर दिया कि उसके अकाउंट में पैसा जाएगा, लेकिन अगर इसमें भी कोई गड़बड़ कर रहा है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुन लीजिए। और दूसरी बात है कि एथेनॉल का, अब आप समझ लीजिए कि अब एथेनॉल के लिए तो हम लोग 2007 में ही किए थे कि गन्ना से एथेनॉल 21,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव आया था, 2 कंपनियों का आया था 2 तरफ से, लेकिन हम लोग नियम बनाए, कानून बनाए 2007 में। उस समय की केंद्रीय सरकार ने हमारी बात को स्वीकार नहीं किया। लेकिन अभी तो बड़ी खुशी हुई, 10 दिसंबर 2020 को ये सोन नदी पर जो 3 लेन कोइलवर पुल का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी बोलने लगे वहीं से, और उसमें ये डिपार्टमेंट भी देख रहे थे और हमको बताए कि भाई आप लोग देखिए और एथेनॉल का करवाइए वहां। हमको इतनी खुशी हुई, तो जब हमको बोलने का मौका उनके बाद था, हमने पूरा कहानी बता दिया कि हम तो एथेनॉल का चाह रहे थे साथ में ही। उस समय की सरकार हम लोगों की बात को नहीं मानी, तो नहीं हुआ। अब आप लोगों ने तय कर दिया तो इससे खुशी की तो कोई बात ही नहीं है। इसलिए अब वो बन गया एथेनॉल नीति, और वो हम लोगों से मांगे भी। तो उस समय जो चिट्ठी यहां से गया था, जो यहां से पास किया गया था विधानसभा विधान परिषद से, वो सब का कॉपी हम लोगों ने सब जगह भेज दिया कि देखिए ये चीज लिखे हुए थे, हम लोगों ने उस समय किया था। अब बड़ा खुशी की बात है, एथेनॉल का शुरू हो गया है और विशेष एथेनॉल नीति 2021 लागू हुई है। हम लोग तो और ज्यादा चाहते हैं कि काफी होता है मक्का का उत्पादन, जो अभी देख लिया कि तीसरे नंबर पर है। सबसे ज्यादा भी एथेनॉल हम लोग तो गन्ना से शुरू किए थे, तो गन्ना से भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा आजकल मक्का से होता है। तो मक्का के उत्पादन में जब बिहार तीसरे नंबर पर है, तो हम लोगों को और ज्यादा इसके लिए अनुमति मिलनी चाहिए। और इसके लिए जो शाहनवाज हुसैन साहब है पूरा कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों ने भी इसके लिए बहुत बात की है। तो आप समझिए कि एथेनॉल का होगा तो कितना लाभ लोगों को होने वाला। राज्य को तो लाभ होगा ही, लेकिन जो इसका उत्पादन करते हैं, यहां पर कुल खपत है मक्का का, वो तो बाहर ना जाता है भाई यहां का मक्का। तो अब अगर यहीं पर हो जाएगा एथेनॉल, तो किसी को बाहर भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पर सारा सब कुछ होगा। तो ये सब कुछ में होगा। तो पूरे तौर पर ये हम लोग इस तरह से एक एक काम कर रहे हैं। और आपदा प्रबंधन के लिए तो जो काम होता था, पहले तो आपदा का कोई काम नहीं होता था, लेकिन जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया, हर बार कितना ज्यादा लोगों को सहायता देते हैं। और इस बार तो आपको मालूम ही है कि हर प्रकार से लोगों को कितना ज्यादा हुआ। ग्रेस्टस रिलीफ 6,000 रुपए के अनुदान से किया गया, 987 करोड़ रुपया प्रभावित परिवारों को मिला। बाढ़ से हुई फसल क्षति के लिए कृषि इनपुट अनुदान लगभग 9.42 लाख हेक्टेयर में लगी फसल की क्षति के लिए इनपुट अनुदान में हुआ 902 करोड़ 8 लाख रुपया। तो इतना ज्यादा सब काम किया जा रहा, और पूरे तौर पर हर तरह से हम लोग इस काम में लगे हुए हैं। और पूरे तौर पर जो भी कृषि इनपुट सब्सिडी है उसके लिए भी, अब किसके लिए, जो खेत में खेती नहीं कर सका वर्षापात के कारण, तो उनको भी इस राज्य में सबसे पहली बार हम लोगों ने किया कि भाई उसकी जो भूमि थी उस पर वो खेती नहीं कर सका, तो उसको भी हम सहायता देंगे। तो उसके लिए भी 1.41 लाख हेक्टेयर में इसको सब्सिडी के लिए करीब करीब आप समझ लीजिए कि 96 करोड़ 3 लाख रुपए की राशि स्वीकृत हुई है। तो हर प्रकार से हम लोग लोगों को सहायता दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं। तो किसी भी प्रकार से, और किसानों के खाते में 523.7 करोड़ रुपए की कृषि अनुपात सहायता राशि दी जा चुकी है। वो सब काम भी चल रहा है पूरे तौर पर। तो इसी, और मृत पशुओं के लिए भी हम लोग देते हैं। तो हर तरह से, तो हर प्रकार का हम लोगों का लक्ष्य है कि आपदा पीड़ित परिवार को सबसे पहले हम लोग सहायता देते हैं। आपदा पीड़ितों का अधिकार सरकार के खजाने पर सबसे ज्यादा है, हम लोग तो शुरू से मान करके चलते हैं। तो इस तरह से एक एक काम करते हैं, ये बता देना बहुत जरूरी था। और आप समझ लीजिए, जो जल जीवन हरियाली अभियान की बात हम लोगों ने कही, तो कितना बड़ा काम हो गया है हरित आवरण को लेकर के। जो हम लोग हरियाली मिशन 2012 में शुरू किए, 24 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य था,
22 करोड़ 2018-19 तक हो गया। और उसका कारण क्या था? बिहार और झारखंड अलग हो गया, तो बिहार में क्या स्थिति थी? हरितावरण मात्र 9%। अब सोच लीजिए, बिहार झारखंड एक था तो किसी को चिंता थी? अब चिंता ही नहीं थी। और जब अलग हुआ तो ये था, तो हम लोगों ने उसी समय इसको देखते हुए कहा कि भाई 9% ही है, हम इसको बढ़ाएंगे। और तब उसी में हम लोगों ने हरियाली मिशन किया, पौधारोपण किया, उससे बढ़ा। और जब ये जो जल जीवन हरियाली मिशन उसके अंतर्गत हुआ, आप समझ लीजिए 2020 में 3 करोड़ 95 लाख और 2021 में 3 करोड़ 89 लाख पौधारोपण किया गया। और अब 9 से बढ़ करके हरितावरण मात्र 9% बढ़ के 15% हो गया। अब उसके बाद तो इतना बड़ा, हम लोगों की आबादी बहुत ज्यादा है, एरिया कम है, जगह उतना खाली नहीं है, फिर भी हम लोगों ने तो रखा कि मिनिमम 17%। अब उससे आगे और बढ़ाने की बात भी हम लोग सोचेंगे, देखेंगे। लेकिन इतना भी कर रहे हैं हम लोग काम, तो इन सब चीजों को भी जान लेना सबके हित में है। तो इसलिए हम लोगों से जो भी संभव है तो सारी बात कह दिया है। और एक बात जान लीजिए कि हम लोगों की तरफ से हर एक क्षेत्र में पूरे तौर पर विकास का काम जो भी संभव है, लोगों के हित में काम, समाज के जो कमजोर तबके के लोग हैं, चाहे SC ST के लोग हों, अति पिछड़े वर्ग के हों, अल्पसंख्यक समुदाय के हों, पूरी महिलाओं के, उसके लिए, समाज के हर तबके के उत्थान के लिए तो हम लोग काम कर रहे हैं। और हर बार जो भी जरूरी होता है उसकी जानकारी देते हैं। इस बार जो हाल के दिनों में जो काम शुरू किया गया है, मैंने और ज्यादा आगे जो काम बढ़ाया गया है, उस सिलसिले में जो नई नई उपलब्धियां हैं उसके बारे में एक संक्षेप में हम लोगों ने कहा है। लेकिन आप सब लोगों ने अपनी बात कही है, कुछ लोगों ने अपनी बात कही है, कोई शिकायत किया है, तो उन सभी चीजों को हमने, जहां से जो भी शिकायतों के बारे में बोले हैं, मिल जाएगा। हमने अधिकारियों को कह दिया है कि अगर कोई शिकायत है तो उनके एक एक बिंदु को देख लीजिए, और उसके ऊपर अगर किसी ने सचमुच गड़बड़ काम किया है तो उसके ऊपर जो उचित कार्रवाई है वो करना चाहिए। इतना हम सब आपको आश्वस्त देते हैं। लेकिन कोई भी और भी सुझाव, तो वो तो मिल करके आपस में बैठ करके भी कोई बात होनी चाहिए, उसके लिए हम लोग समाधान करेंगे। और बहुत सारी बातों का, अब आर्थिक स्थिति हमारी कितनी सुधरी तो उसके बारे में तो बता दिया इन्होंने, बजट में ही पूरी बात आ गई है। अब तो पूरा उस पर डिबेट होगा, तब और एक एक चीज के बारे में मालूम हो जाएगा। इसलिए हम ज्यादा उसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहते कि अभी एक राउंड तो होना डिस्कशन। तो एक जनरल जो सारी बातें हैं, हर क्षेत्र में पूरे तौर पर काम हुआ। इसलिए अब हम यही आप सब लोगों से अनुरोध करेंगे फिर से कि आप सब लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। और बताइए, मेरे बारे में भी कल मेरा जन्मदिन, उस पर भी आप लोगों ने फिर बधाई दे दी, तो पुनः हम आपको धन्यवाद देते हैं। लेकिन जो कुछ भी आदरणीय जो हम लोगों के महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो भी कहा है, अब उसके उनके अभिभाषण के बारे में सब लोगों ने अपनी राय रखी है। तो हम यही आग्रह करेंगे कि सब लोग मिल करके भाई उनके प्रति सब सर्वसम्मति से कृतज्ञता प्रकट करें। हम लोग, ये अच्छी बात होगी। हम तो सबसे यही आप सब लोगों से आग्रह करेंगे। और सब लोगों ने अपनी बात कही है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। आपने अवसर दिया, इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं और अपनी बात। माननीय सदस्यगण, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर माननीय सदस्य श्री नीरज कुमार द्वारा 25 फरवरी 2022 को धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया गया तथा माननीय सदस्य प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता ने धन्यवाद प्रस्ताव का अनुमोदन किया। उक्त प्रस्ताव पर 25/2/22 को 4 बजे अपराह्न तक निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने संशोधन की सूचना दी। माननीय सदस्य श्री केदारनाथ पांडे, प्रोफेसर संजय कुमार सिंह, श्री प्रेमचंद मिश्रा जी, श्री रामचंद्र पूर्वे जी, श्रीमती राबड़ी देवी, श्री राम बली सिंह एवं श्री सुनील कुमार सिंह। अब मैं उन माननीय सदस्यों के संशोधन को एक एक कर सदन के समक्ष रखता हूं, जिन्हें माननीय सदस्यों ने पेश किया है। मैं कोई अपना संशोधन वापस लेना चाहते हैं? महोदय, आसन को तो ये पूछना चाहिए कि वापस लेना चाहते हैं कि नहीं वापस लेना वही तो मैं पूछ रहा हूं। लेकिन मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके नेतृत्व में
इस सदन की कार्यवाही जो प्रसारित हो रही है, इसका बड़ा ही पक्का प्रमाण कि जनता इसे कितना